सहरी में क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है? ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ जो आपका रोज़ा आसानी से गुज़ार सकें? इसी पे आज की वीडियो है, उस पे ही बात करते हैं तफ़सील के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान आते ही या उससे कुछ अर्सा पहले ही हमारे पास क्वेरीज़ आना शुरू हो जाती हैं कि रमज़ान का कोई डाइट प्लान दीजिए, रमज़ान में हमने वज़न कम करना है, रमज़ान में हमारा ये टारगेट है, रमज़ान में हमारा ये टारगेट है। तो क्लिनिक पे भी जो लोग आते हैं या जो मुझसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं उन सबको एक बात समझाता हूँ कि देखिए हमारा रमज़ान फ़ीस्ट टाइम नहीं है, फ़ास्ट टाइम है। मतलब ये पार्टी टाइम नहीं है, ये एक मुक़द्दस और स्पिरिचुअल टाइम होता है जिसको हमें खाने-पीने के ऊपर इतना फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि हम इसमें टारगेट्स बनाएँ कि हमने इतना वज़न कम करना है और हमने इतना वज़न गेन करना है या हमने इसको इस तरह लेना है, इस तरह लेना है। बल्कि इन सब चीज़ों को हमें बड़ा सादा रखना चाहिए। जितना हम सादगी के साथ रमज़ान गुज़ारेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने ये जो मौका हमें दिया होता है 12 महीनों में से 1 महीना रमज़ान का, ये इसलिए नहीं दिया होता कि हम इसमें नई-नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, नई-नई डिशें ईजाद करें और लंबी-लंबी इफ़्तार, लंबी-लंबी पार्टियाँ करें। बल्कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मकसद होता है कि जो हमने 11 महीने अपने जिस्म को, अपने मैदे को, अपने जिगर को, ये सारे सिस्टम को ख़राब किया हुआ है चीज़ें खा-खा के, तो उसको हम ठीक कर सकें। ये ठीक करने का अमल है, इसको हमने रिपेयर करने का अमल होता है, जिसको हम मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए मेरे इसके ऊपर बहुत सादी-सी चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ डाइट प्लान तो बिल्कुल फ़ॉलो मत कीजिए, इन अ सेंस कि आप रमज़ान में डाइट प्लान को फ़ॉलो करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम किचन में ज़ाया कर देते हैं। मैं आपको एक अच्छी-सी गाइडलाइंस देता हूँ, सादी-सी लेकिन ऐसी जिसमें आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। आपका टाइम भी कम से कम ज़ाया होगा और आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा, जो हमें सच रमज़ान का फ़ायदा मिलना चाहिए कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स होना चाहिए, हमारी बॉडी को रिपेयर होना चाहिए, हमारी बॉडी को फ्रेश होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। तो सहरी की अभी हम बात करते हैं। इफ़्तार की बात हम बाद में करेंगे अगले प्रोग्राम में। इसमें हम सहरी को लेके चलते हैं कि सहरी में हमें कौन-सी चीज़ें खा लेनी चाहिए और कौन-सी चीज़ों की थोड़ी-सी हमें एहतियात कर लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें अगर तो आपकी कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, मतलब आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, आपको किडनी का कोई मसला नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है, आपका कोई लिवर का इश्यू नहीं है, मैं ये एक जनरलाइज़ सी बात कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें से खुदा न ख़ास्ता कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई बीमारियाँ हैं, तो फिर आपको यकीनी तौर पे उसके लिए कस्टमाइज़्ड गाइडलाइंस लेनी पड़ेंगी और वो आप अपने उन्हीं मुअल्लिज से ले सकते हैं, जिसके आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। क्योंकि उनको पता है कि आपकी एक्चुअली हेल्थ कंडीशन क्या है। तो हम यूट्यूब पे जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारी बात को जो लोग किसी बीमारी का शिकार हैं, वो एक हद तक तो फ़ॉलो करें, लेकिन खुदारा अपनी सेहत से खेलिए मत, बल्कि अपने कंसल्टेंट से राब्ता करें। वो आपको बताएगा कि इतनी अगर आपकी फ़र्ज़ कीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है कि अगर आप इतनी इंसुलिन ले रहे हैं, इतनी टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको क्या-क्या खाना चाहिए, किस मिक़दार में खाना चाहिए और क्या आप रोज़ा रखने के काबिल हैं भी या नहीं हैं, इन सब चीज़ों को नज़र में रख के फिर आपको अपनी गाइडलाइंस बनवानी है। मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ एक आम सेहतमंद इंसान के लिए, जिसको कोई खुदा न ख़ास्ता एलिमेंट्स नहीं है, बीमारियाँ नहीं हैं। तो शुरू करते हैं, सहरी की 3-4 ऑप्शंस आपको मैं देता हूँ, खाने की भी और कुछ इसके साथ ड्रिंक्स की भी कि हम कौन से ऐसे ड्रिंक्स ले सकते हैं। खाने में सबसे पहली एक चीज़ जो आ जाती है, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है। मेरा ख़्याल है 3 हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के नाम से थी या कुछ ऐसी वीडियो थी। उसमें मैंने एक ऑमलेट बताया था आप लोगों को, जिसमें हमने ओट्स का इस्तेमाल किया था, बहुत सारी सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया था और थोड़ा-सा हमने दूध का भी इस्तेमाल किया था। वो कैसे बनता है उसकी एक आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ, अदरवाइज़ वो आप मेरे यूट्यूब पे ढूँढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें ये करते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई-सी भी सब्ज़ियाँ ले लें, सब्ज़ियाँ आपने ज़्यादा लेनी है।
ठीक है, कोई सी भी सब्ज़ी जो भी सीज़न की सब्ज़ी है और आपको पसंद है जो ऑमलेट में डल सकती है वो आपने लेनी है। 1 प्याली कम से कम मिक्स सब्ज़ियाँ। 2 आपने लेने हैं अंडे और ओट्स, यानी कि जो हमारे रोल्ड ओट्स होते हैं, रेडीमेड जो ओट्स होते हैं, चपटे हुए जो आते हैं डब्बे में, आप वो ले सकते हैं। उसको आपने दूध में भिगो के रख देना है। दूध आपने लेना है बहुत थोड़ा-सा, फ़र्ज़ कीजिए कि 6 टेबल स्पून के करीब दूध, और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के आपने ओट्स डाल देने हैं। अब करना है क्या आपने कि जिस वक़्त आपने ऑमलेट अच्छी तरह से सब्ज़ियों के साथ फेंट लिया, इसमें आप सीज़निंग के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। तो ये सब सीज़निंग आपने डाल दी। अब ये सब कुछ आपने जब डाल दिया इसमें, तो आपने इसको जब फ्राई पैन में डालना है, तो उसके साथ ही आपने ओट्स भी डाल देने हैं, ठीक है? और इसको आपने मिक्स करके एक दफ़ा हल्का-सा चमचा चला के मिक्स करके इसको छोड़ दीजिए। ऊपर से ढक दीजिए ताकि उसी की स्टीम में ये सारा पकना शुरू हो जाए। आँच को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। होगा क्या कि आपने बहुत थोड़े से ऑयल में देसी घी ले लें, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल ले लें। ऑमलेट या अंडा आप थोड़े से ऑलिव ऑयल में पका सकते हैं। तो बिल्कुल आपने 1 टीस्पून के करीब लेना है, ठीक है? जो भी आपने चिकनाई लेनी है, वो आपने 1 टीस्पून लेनी है। इसके ऊपर आपने ऑमलेट की सारी चीज़ें डाल दी, ऊपर से आपने ढक दिया ताकि स्टीम में ये पकता रहे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितनी देर में ये सब चीज़ें पक जाती हैं कि नीचे से अंडा जले नहीं। उसके बाद आपने इसको फ्लिप कर लेना है, मतलब आपने ऊपर प्लेट रखनी है, पैन को उल्टा करना है, और फिर जब वो आप सीधा करेंगे पैन, तो आपने प्लेट से जो ऊपर का हिस्सा कच्चा थोड़ा-सा होगा, उसको आपने पैन की सतह पे रख देना है ताकि वो हिस्सा भी सिक जाए, और ऊपर से फिर आपने ढक देना है। तो इस तरह क्या होता है कि ये पूरी एक तकरीबन रोटी की सी शक्ल बन जाती है। ठीक है, इसमें ओट्स भी हैं, थोड़ा-सा दूध भी है, अंडे भी हैं और सब्ज़ियाँ भी हैं। तो जिस वक़्त आप इसको एक अच्छे से पैन में बनाते हैं, तो वो पैन की शक्ल में एक मोटी-सी रोटी की शक्ल बन जाती है। जब ये अच्छा सा सिक जाए, तो आप इसको प्लेट में डालिए, और इसके साथ आपको किसी मज़ीद ना पराठे की ज़रूरत है, ना चपाती की ज़रूरत है, ना किसी नान की ज़रूरत है। आपके लिए एक कंप्लीट फुल मील तैयार हो जाता है। तो अगर आप सहरी में ये खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पराठे के बगैर नहीं रह सकते। हम कहते हैं अच्छा चलिए मत रहिए, फिर पराठा खा लेते हैं। पराठा खाने के लिए आपने क्या करना है कि पराठा, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है रोगनी रोटी, एक होती है चिपड़ी हुई रोटी, एक होता है पराठा। रोगनी रोटी क्या कहलाती है, जिसमें हम अंदर जब पराठे की तरह आटे को बल देते हैं, पेड़े को, तो उसमें अंदर हम घी लगाते हैं, उसके बाद उसको बेलते हैं और उसको हम सेक लेते हैं। ऊपर से घी नहीं लगाया जाता, ये हो गई आपकी रोगनी रोटी कहलाती है ये। अच्छा, उसके बाद पराठा, ऊपर भी घी लगता है, अंदर भी घी लगता है, आप सबको पता है। तीसरी चीज़ आ जाती है चिपड़ी हुई रोटी। चिपड़ी हुई रोटी ये होती है कि आपने सादी रोटी बनाई, और उसके ऊपर आपने आधी चमची देसी घी की लगा के, और उसके ऊपर आपने लगा दिया, ठीक है? तवे से उतारने के बाद प्लेट में रख के आपने वो लगाया, तो ये कहलाती है चिपड़ी हुई रोटी। अच्छा, अब करना क्या है कि आपने एक मीडियम साइज़ की, जिसको हम डिस्क साइज़ कहते हैं, जो हमारी सीडी की आती थी उसकी डिस्क साइज़, उसका आपने लेना है पेड़ा, तकरीबन उतना आपने बनाना है। अब तीनों में से कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर आप चिपड़ी हुई रोटी खाइए, वो बेस्ट है, ठीक है? जिससे आपका थोड़ा-सा वो चिकनाई वाला अंसर भी पूरा हो जाएगा और आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी रोगनी रोटी, और फिर लास्ट में आ जाता है पराठा। पराठा अगर आपने खानी है तो उसमें कोशिश करें कि घी 1 टेबल स्पून अंदर और बाहर मिला के लगाना है आपने, बस इतना आपने घी लगाना है, और घी भी देसी इस्तेमाल करना है आपने। ये बनास्पति घी शी की मैं बात ही नहीं करता। मैं जब भी चिकनाई की बात करूँगा तो उसमें या तो ऑलिव ऑयल होगा, या उसमें
सरसों का तेल होगा या फिर देसी घी होगा। अब जो चीज़ जहाँ जहाँ एडजस्ट होती है उसको आप लोगों ने खुद ही एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो गया आपका पराठा, रोगनी रोटी या चिपड़ी हुई रोटी। अब इसके साथ आप क्या खा सकते हैं? इसके साथ आप अंडा खा सकते हैं, फ्राई किया हुआ अंडा खा सकते हैं। उसको आपने क्या करना है कि पाउच्ड एग, जो उबले हुए पानी में हम अंडे को फ्राई करते हैं, वो कीजिए। उसके बाद उसको पानी में से निकाल के प्लेट में रखिए और यहाँ पे फिर अगेन, क्योंकि हमारी एक ज़हन में होता है कि हमने अंडा फ्राई खाना है, तो आपने जिस वक्त अंडा गर्म है और ये पानी से निकला हुआ अंडा है, इसमें हमने फ्राई नहीं किया हुआ किसी ऑयल में, तो आपने यहाँ पे अंडे को निकालने के बाद उसमें आधी चम्मच या तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए ऊपर से या फिर देसी घी डाल लीजिए। आप यकीन मानें कि आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि ये आपने अंडा पानी में फ्राई किया है या ऑयल में फ्राई किया है। आपको बिल्कुल वही जायका आएगा जो आपको एक रेगुलर फ्राई अंडे का आता है। तो ये हो गई आपके पास दूसरी ऑप्शन उन लोगों के लिए जो अंडा और पराठे के बग़ैर नहीं रह सकते। अच्छा, तीसरे वो लोग हैं जो किसी न किसी सूरत में सालन खाना चाहते हैं। उनके लिए मेरी ऑप्शन ये होती है कि ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं जो सालन के बग़ैर सहरी नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसमें निहारी नहीं खानी, पाए नहीं खाने और गोश्त की बनी हुई चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे कीमा आपने लिया, थोड़ा-सा कीमा लिया और उसमें आपने कोई बहुत सारी सब्ज़ियाँ डाली, तो थोड़ा-सा कीमा और सब्ज़ियाँ मिक्स करके आप पका लें, तो ठीक है। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि पाए, निहारी या इस तरह की बहुत मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ जो-सी हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो उसका तेल है, वो भी आपको प्यास लगाएगा, जो उसमें मसाला जात एक्स्ट्रा डले हुए हैं, वो भी आपको प्यास लगाएगा और गोश्त बज़ाते ख़ुद आपको प्यास की शिद्दत बढ़ाने में मुआविन होता है। तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। अगर सालन को दिल चाहता है आपका, तो मज़ेदार सी कोई सब्ज़ी बनाइए, मिक्स सब्ज़ी बनाइए या कोई थोड़ी-सी दाल बनाइए, या अगर आपने खानी है, तो जैसे मैंने ऑप्शन दिया आपको कि कीमे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, फिर चाहे चिकन का ले लीजिए, मटन का ले लीजिए या बीफ का ले लीजिए, कीमा आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके साथ सादी रोटी या फिर चिपड़ी हुई रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 3 ऑप्शंस। ये हैवी आपके प्रॉपर सहरी की मील्स हो गई। अब इसके साथ आपने ड्रिंक कौन-कौन सी आप ले सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि आपने साथ पानी पिया और उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि और कुछ ना करें तो बेहतर है। लेकिन मज़ीद ऑप्शन क्या हो सकती है? छाछ, यानी कि लस्सी हो सकती है, वो चाटी की लस्सी भी हो सकती है, वो दही की लस्सी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये आपने एहतियात करनी है कि लस्सी को आपने थोड़ा-सा पतला रखना है। अगर आपने दही की लस्सी बनानी है तो उसमें आपने पानी की मकदार ज़्यादा रखनी है, पतली लस्सी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और तीसरी चीज़, अगर बहुत ज़रूरत है और बहुत दिल चाह रहा है, तो फिर इसके खाने के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आपने चाय का 1 कप पी लेना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि फिर चाय के बग़ैर हमारा गुज़ारा नहीं होता, तो फिर आप चाय उस टाइम पे पी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सहरी में आप एट लीस्ट सहरी बंद होने से 1 घंटा पहले उठिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, 1.5 गिलास पानी पी लीजिए थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से, फिर सहरी में से जो ये ऑप्शंस दिए हैं ये खाइए और उसके बाद फिर आप अपनी आधे घंटे के बाद चाय पी लीजिए। अच्छा, सहरी की एक और ज़बरदस्त ऑप्शन आपको दे सकता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हट के हमें कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ बताई जाए जो हेल्दी भी हो और क्विक भी हो, प्लस ये है कि उससे हमारा वेट भी कम हो। तो उसमें एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन है वो ये करें आप कि आधा गिलास पानी में 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डाल के शाम को रख दीजिए, ठीक है? 1 टेबल स्पून चिया सीड्स आधा कप पानी में डाल के रख दीजिए। बाकी आधा गिलास पानी उसको रात को मिक्स कीजिए। अच्छा, ये आपने सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। आपने वो पी लिया, उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद आपने उसके ऊपर कोशिश कीजिए
कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ छाछ की, लस्सी की या दही की लस्सी की या चाटी की लस्सी की, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा-सा आप इनमें से कोई सी भी सहरी कर सकते हैं। ना करना चाहें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसके बाद कोई थोड़े से नट्स ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं आप। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप चिया सीड्स को आपने ज़्यादा पानी के साथ या ज़्यादा लस्सी के साथ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चिया सीड्स ने पेट में जाके फूलना है। अगर तो आपने इसके साथ एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा लस्सी या चाटी की लस्सी ना पी, मैं चाटी की लस्सी का या लस्सी का ज़िक्र बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके प्यास को की शिद्दत को कम करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते साथ, या इवन चलें सादे पानी का कर लें इस्तेमाल, तो जो आपकी बॉडी में पानी है, ये चिया सीड्स उनको भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसकी ख़ासियत है कि इसने पानी को, एक्स्ट्रा पानी को एब्ज़ॉर्ब करना है और फिर इसने फूलना है। तो वो फिर आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इसलिए जब भी चिया सीड्स का इस्तेमाल करें तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिक्विड, एक्स्ट्रा से थोड़ा-सा ज़्यादा लिक्विड ज़रूर लीजिए, ताकि चिया सीड्स उसमें उस पानी को इस्तेमाल करके फूले। आपको भूख भी कम लगेगी, आपकी प्यास की शिद्दत भी कम रहेगी और आप एक अच्छा जो सहरी से लेके इफ्तार तक का टाइम है, कम से कम असर तक का टाइम तो आपका बहुत अच्छा इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। बाकी फिर आखिर में वही बात करूँगा कि इस वाले महीने में कम से कम खाइए, अच्छा खाइए, सेहतमंद खाइए, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी होगी। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपके लिए इफ़्तार के लिए कुछ ऑप्शंस लेके आऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।